दिनों अक्सर आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर मीम या रोस्ट सुनते और देखते होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग ऐसा बनाते हैं? इस इंटरव्यू में उसका जवाब आपको मिलने वाला है, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहें उनके नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आपके रिकमेंडेशन पे एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है। झारखंड धनबाद से आज हमारे मेहमान हैं शिव अरोड़ा। शिव, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। Thank you so much, sir. It is my pleasure to be here in this show. डायरेक्ट सेलिंग से जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ड्रीम्स लिखते हैं। एंड व्हेन आई गॉट इनटू दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री और जब ये शो शुरू हुआ था तो हमारी चेक लिस्ट में, हमारी ड्रीम लिस्ट में एक ये भी था कि जो चैट विद सुरेंद्र वत्स का एक टैगलाइन है, वॉइस ऑफ सक्सेस। तो आपने जितने भी पैसे कमा लिए हो, आपने जितनी भी तरक्की हासिल कर ली हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपकी कामयाबी का अगर पैरामीटर है तो दिस वन शो हैज़ बिकम दैट वन पैरामीटर जिसमें आपने मुझे बुलाया, जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच शिव। देखिए, हमारे पैरामीटर्स तो हैं इंटरव्यू में बुलाने के लिए, और सबसे पहला पैरामीटर हमारा ये रहता है कि व्यक्ति थोड़ा सा एथिकल हो। जी सर। थोड़ा सा इंडस्ट्री के प्रति सेवा भाव उसके हों, अपनी सेल्फ अचीवमेंट के अलावा। जी सर। और हमने उन पैमानों पे आपको खरा माना है, इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। आपके कमिंग सून के वीडियो पे आए हैं। ओके। परवीन प्रजापति ने लिखा है, आज तक जो भी आम से खास बने हैं सबके जीवन में एक गुरु का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री शिव अरोड़ा सर भी डायरेक्ट सेलिंग के महान गुरु हैं, हमें उनसे सीखने को मिलेगा। मेधा मानवी ने लिखा है, मोस्ट प्रीवियस प्रैक्टिकल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, मोस्ट फेवरेट मेंटर। थैंक यू। जितेंद्र प्रजापति लिख रहे हैं, ग्रेट सेल्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर इज कमिंग, आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। यूनिक TF ज्ञान नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर बिजनेस ने लिखा है, हम सबको सिखाने के लिए आप जैसे कोच की ज़रूरत है। और लास्ट पढ़ रहा हूँ प्रकाश पटेल का, अरोड़ा सर, आई एम एक्साइटेड एंड यू आर आइडियल फॉर यूथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट। आपकी जर्नी से शुरुआत करते हैं सिर्फ। जी सर, मेरा जन्म धनबाद झारखंड के एक छोटे से शहर में हुआ, जहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। और हालांकि जैसे लगता है ना कि हमें छोटे शहरों में मौका नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। और उसी दौरान जब मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बाय चॉइस तो उस वक्त समय मिलती नहीं थी अभी भी बहुत सारे लोगों को कोइंसिडेंटली मिलती है, तो मुझे भी कोइंसिडेंटली वो मिली थी। और मुझे लगा कि ये टाइम है, ये समय है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके कुछ बड़ा करने का। तो दैट वाज लाइक 13 जुलाई 2006 when I started my journey with direct selling as a direct seller. I continued as a direct seller for almost a decade. और उसके बाद जीवन ने एक करवट लिया, कुछ दिक्कतें आई, और उसके बाद मैंने एक फ़ैसला लिया कि अब फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं एज अ ट्रेनर, एज अ कोच। तो आई वॉज गुड एट काउंसलिंग और पीपल के रिकमेंडेशंस में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट वॉज प्लान्ड बाय डेस्टिनी कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोचिंग में आया। मुझे नहीं पता था कि कोचिंग इंडस्ट्री, मैं MLM में रहने के बाद MLM के अंदर मैं कोचिंग करूँगा, क्योंकि उस समय वैसा प्रचलन भी नहीं हुआ करता था। सो आई वॉज कंटिन्यूइंग विथ माई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड काउंसलिंग, एंड लेटर ऑन इन 2019-20s I got opportunities, calls from direct sellers community, जहाँ से मैं वापस इस कम्युनिटी को सर्व करने आया। एंड नाउ आई एम वर्किंग विद अ विजन कि डायरेक्ट सेलर्स को लोग एक सेल्समैन की निगाह से देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ, मेरा एक विजन है कि डायरेक्ट सेलर्स को एक ब्रांड के रूप में जाना जाए और मैं उनकी वो सेवा कर पाऊँ ताकि मैं उनको ब्रांड बनने में हेल्प कर पाऊँ। दैट इज़ पार्ट ऑफ माई कोचिंग। राइट। सिर्फ अक्सर एक प्रश्न आता है, बहुत बार हमारे व्यूअर्स भी पूछते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के,
वो डायरेक्ट सेलिंग के विज़न की बातचीत करते हैं, वो जी बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कुछ भी काम धंधा नहीं है। जी सर। तो फिर वो खुद पर्सनली डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करते, वो ट्रेनिंग फील्ड में क्यों आ जाते हैं? सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग एक दशक की, मैंने एक ही कंपनी के साथ की और एक लंबे समय तक किया। एंड फॉर मी दैट टाइम डायरेक्ट सेलिंग मतलब दैट कंपनी, मतलब वी वेयर टॉट, वी वेयर गॉट द एजुकेशन लाइक दैट कि हम स्विच करने में, या उस समय डायरेक्ट सेलिंग का मतलब वो कंपनी। एंड आफ्टर दैट मैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मैंने नहीं देखा था ना। उसके बाद मेरे को कॉर्पोरेट लाइन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग में ही आगे बढ़ते चला गया। इट वॉज बाय एक्सीडेंट कि मतलब 2019-20 ऑनवर्ड एक प्रचलन आया कि बाहर के कोचेस और ट्रेनर्स को ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करने लगी। अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन इतनी पावरफुल है कि यहाँ पर कोचेस और ट्रेनर्स की कोई जगह नहीं रह जाती है नो, क्योंकि यहाँ पर सब अपने आप में, एक विवेक बिंद्रा है, एक संदीप माहेश्वरी हैं, बट स्टिल अगर कोई हमारे एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहता है तो येस, वी आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस एज अ कोच एंड एज अ ट्रेनर। दैट्स ग्रेट। कहीं ऐसा तो नहीं कि एज ए डायरेक्ट सेलर काम करते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं, एज ए ट्रेनर काम करते हैं तो बहुत पैसा है? सर मैं इस बात का जवाब आपके मन से ये देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग करके जितने पैसे कमा सकते हो ना, उतना एज अ कोच और ट्रेनर नहीं कमा सकते हो। मैं इसके लिए बताऊंगा कि मैं एक प्रोग्राम के लिए 2 लाख रुपए ले लूँ, 4 लाख रुपए ले लूँ नो, तो मेरे खाते में पैसे तब आएंगे जब मैं प्रोग्राम करूँगा। मतलब जब तक मेरी वीरू की सांस तब तक चलेगी जब तक बसंती के पाँव चलेंगे, तो ये एक शोले का डायलॉग है। तो आपको मंच पे रहना पड़ेगा। बट डायरेक्ट सेलिंग की जो इनकम है, व्हेन यू बिल्ड वाया लाइक नो लेवरेजिंग योर नेटवर्क, दैट इज मच मोर दैन कोचिंग। आप कोचिंग जरूर करिए लेकिन अपने नेटवर्क की। और एक मैं देख रहा हूँ बहुत प्रथा चल पड़ी है अभी यहाँ पर सर इंडस्ट्री में कि डायरेक्ट सेलर्स कोच बनना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं दूंगा कि आप कोच बनिए, लेकिन अपनी टीम के लिए बनिए। पहले आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करिए। हमने इस चीज़ को सोचकर सर चालू नहीं किया था डायरेक्ट सेलिंग कि हम कोच बनना है हमें या नो ट्रेनर बनना है। ये हमने काम अपना ईमानदारी से किया था एंड दैट इज द रीजन आज हम कोच के रूप में एक्सेप्ट किए गए। लेकिन अगर हम ये सोच कर करते ना कि हमें कोच ही बनना है, तो ना हम डायरेक्ट सेलिंग ढंग से कर पाते और ना ही आज कोच बन पाते। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। चलिए व्यूअर्स के प्रश्न लेते हैं शिव जी सर। जीतू सैनी का प्रश्न है, जी सर। टीम वालों का दिल कैसे जीतें जिससे वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक साथ टिके रहें? ओके, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन जीतू सैनी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीतू सैनी जी, ऐसी बात है कि आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर डिसाइड करता है ना कि आपकी टीम आपके साथ कितने लंबे समय तक जमी रहेगी। देखिए, जब कोई प्रॉस्पेक्ट को हमको टीम में लाना होता है, हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर कैसा होता है? हम उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कितना रैपो बिल्ड कर रहे होते हैं, हम उसको कितना फॉलो अप कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि वो हमारी टीम में आ जाए और इसके साथ हम नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। सो हमारे अंदर जो ईगरनेस और जो एक्साइटमेंट रहती है उस समय, क्या उसके ज्वाइन करने के बाद भी वैसी ही एक्साइटमेंट, वैसी ही ईगरनेस, वैसी ही केयरिंग रहती है? अगर रहेगी तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। सर मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जब एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, वो उसको बहुत सारे वादे करता है, बहुत सारे कमिटमेंट करता है कि शादी के बाद मैं तुमको पेरिस लेके जाऊँगा, नो हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी। बट शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद क्या रिलेशनशिप को वो टेक इट फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा है? नो तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें टीम की लॉन्गेविटी चाहिए तो हम रिश्तों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। और हमें माँ का और पिता का दोनों का स्वरूप धारण करना होगा। मतलब हमें माता वाला वात्सल्य भी देना होगा और कई जगह पे हमें पिता वाली वो स्ट्रिक्टनेस भी दिखानी पड़ेगी टीम बिल्डिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों का मिश्रण है और टीम बिल्डिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। और अगर आप रिश्तों को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेके चलते हैं तो रिश्ते ताउम्र जीवित रहेंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। वो हर रिश्ते में लागू है बिल्कुल ये सर। सारी चीज़ें, चाहे अपलाइन डाउनलाइन है और या हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न ले रहा हूँ शिव। जी सर। MS बरनवाल का प्रश्न है, जी सर। शिव सर, यू टॉक ए लॉट ऑन वाई, बट इज इट रियली
that important or a person can achieve what they want without fingering their why? तो why की अक्सर हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कितनी इंपॉर्टेंस है? सर, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हमें ये पता चले कि हमें जहाँ जाना है वहाँ क्यों जाना है, राइट? तो महाभारत का युद्ध था, मंच तैयार था, शंखनाद हो चुका था। अब शंखनाद के बाद हमारे धनुर्धारी अर्जुन जी ने उस समय कहा कि अब मैं ये वॉर कैसे लड़ूंगा। तो उस समय पूरी भागवत गीता का जो 18 अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया, वो किस लिए बताया? कहने का मतलब ये तो उनका वाय ही तो क्लियर किया। वाय कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाता है। नो, वाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाय इज दैट हंगर, नो, कि आपको काम क्यों करना है, सुबह क्यों उठना है, प्लान क्यों दिखाना है, फॉलो अप क्यों करना है, टीम की ट्रेनिंग क्यों करनी है। नो, ये वाय एक हंगर है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे टॉम एंड जेरी की रेस में है ना, मतलब ज्यादा जेरी जीतेगा। क्यों? क्योंकि एक अपने पेट की आग के लिए भाग रहा है और एक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तो जिसका बड़ा कारण होगा उसकी जीत बड़ी होगी। मैं सर ये हमेशा कहता हूं कि जब आपको किसी काम को करने का कारण बड़ा मिल जाएगा, काम खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। तो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दैट्स ग्रेट। और मैं भी अक्सर लोगों से अपना एग्जांपल देता हूं जी सर, कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे सामने कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां थी ज्वाइन करने से पहले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसे का बहुत अभाव देखा था। मैंने पैसे की इम्पोर्टेंस मालूम चल गई थी कि यार पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। जी सर। और जब मुझे लगा कि यहाँ से बहुत सारा पैसा ईमानदारी के साथ में कमाया जा सकता है, तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग वाही रहा और उसकी वजह से बहुत सारा काम हम लोग कर पाएँ। वी ऑल कैन सी दैट। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, सिर्फ आप शायद उससे सहमत होंगे कि जब भी हम अपना वाई निकालते हैं तो उसमें कोई ना कोई इमोशन कनेक्ट जरूर हम लोग करें। जी, अगर हमारा पर्सनल कुछ कनेक्शन उसके साथ में बैठ जाएगा। जी सर। कई बार हम किसी की गाड़ी को देख के प्रभावित हो जाते हैं, किसी की घर को देख के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो शायद एक टाइम पे आने के बाद में काम नहीं करेगी। लेकिन आपका कुछ पर्सनल कनेक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो इमोशनली आपको कनेक्ट कर रही है, तो उससे शायद एक ज़्यादा एनर्जी व्यक्ति को महसूस होगी। दैट इज़ द रीज़न सर। मुझे लगता है कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये प्रश्न भी इसलिए आया है क्योंकि जब मेरी ट्रेनिंग होती है तो उसमें 1 घंटे से 90 मिनट तक बात केवल वाई की होती है। और जब मैं वाई पूछता हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरा वाई गाड़ी है, ठीक है, मेरा वाई पैसा है या मेरा वाई घर है। तो मैं उसके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। पैसा क्यों है, घर क्यों है, गाड़ी क्यों है। तो मैं कहीं ना कहीं उस वाई को उसके इमोशन से साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं अपनी वर्कशॉप्स में। और जो आप कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं सर। मतलब एक वाई से फिर 3-4 वाई निकालेंगे तो फिर जो एग्जैक्टली चीज़ है वो चीज़ क्यों चाहिए, तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। सर मैं ऐसे कहता हूं कि दरवाजे के पीछे दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे दरवाज़ा है, जब तक दीवार नहीं आ जाए तब तक मैं पूछता, लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका वाय है, तो वो कहते हैं पैसा कमाना है। तो बोलते हैं पैसे क्यों कमाने हैं, तो बोलते हैं परिवार के लिए कमाना है। तो परिवार के लिए क्यों करना है, तो बोलते हैं परिवार के सपने पूरे करने हैं। तो परिवार के सपने क्यों पूरे करने हैं, नो। तो आप जब अपने आप से सवाल पूछते हैं तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाता है। दैट्स ग्रेट शिव। थैंक यू सर। अगला प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न है महेश पाटिल का। जी सर। लोगों को प्रोडक्ट प्लान बताने के बावजूद भी लोग ना भी नहीं बोलते और हाँ भी नहीं बोलते। उस समय उनको कैसे हैंडल करें? महेश पाटिल जी, ऐसा ये तो मतलब हर दिन आने वाला प्रश्न है जो आपने पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रिश्ता बनाकर रखना है। देखिए, इसके पीछे भी बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होंगे कि वो व्यक्ति जिनको आपने प्लान दिखाया जो हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी नहीं बोल रहा है, ये कोई स्ट्रेंजर था या आपका नोन था, तो वो तो यहाँ पर साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन जो आपका केवल प्रश्न है, मैं अगर उसका जवाब दूं तो आपको केवल रिश्ता बना के रखना है। और आज नहीं तो कल बोलेगी, आप टेंशन क्यों लेते हो। लेकिन अगर रिश्ता नहीं बना रहेगा और रिश्ता अगर केवल हमारा मोटिव के लिए बना रहेगा ना कि मेरे को इसको बिजनेस ही करना है, तो वो स्वार्थ जुड़ गया। तो स्वार्थ को हटा के हमें उसके साथ जुड़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का है। और अगर आप एक बार जुड़ गए तो
तो बिजनेस तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। दैट्स ग्रेट। क्या आपने बहुत शानदार टैगलाइन बताई है कि जोड़ने का नहीं है, जुड़ने का है। उससे अगर जुड़ जाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं उसकी क्वेरी है, क्वेश्चन, और बहुत सारे लोग हैं ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको भी नहीं मालूम वो क्यों डिले कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती शायद, इसलिए भी लोग डिले करते हैं। सर मेरे को लगता है कि दो कारण हो सकते हैं, या तो वो ना बोलने में हिचकिचा रहा हो, नो कि संबंध खराब ना हो जाए, यस, या फिर हाँ के लिए वो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हो कि क्या मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जब आप उसके साथ रहेंगे तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। नो, अगर वो ना कहना चाहता है तो ना क्यों कहना चाहता है, आप उस क्यों को पता करके उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर उसको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होने में दिक्कत टाइम लग रहा है तो आप उसके साथ में रह के उस ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। और सर ये तो मेरे आर्ट ऑफ सेलिंग सिग्नेचर प्रोग्राम की टैगलाइन है कि हमें जोड़ना नहीं है, जुड़ना है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ राज मिश्रा जी का। जी सर। सर, नेटवर्कर का टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, टू डू लिस्ट कैसी होनी चाहिए? नेटवर्किंग में एक्चुअली हम बोलते हैं ना, ये तो आज़ादी वाले लोगों की इंडस्ट्री है। आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपका ऑफिस में कोई आपको जाके आपने थंब नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए? सर नोबडी प्लान्स टू फेल बट दोज हु फेल दे फेल टू प्लान। नो, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें प्लान भी करना होगा और हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि अगर हम प्रायोरिटाइज करना सीख गए चीज़ों को तो हमारा टू डू लिस्ट भी बहुत ईजिली बन जाएगा। हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आज सुबह ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें आज क्या करना है। अगर एक चीज़ों को हम सिंपल रखें, आप एक मंथ का प्लानर नहीं बना सकते हैं, आप एक वीक का प्लानर नहीं बना सकते हैं, तो आप कम से कम इतना तो प्लान बनाकर चले कि मुझे कल क्या करना है। अगर कल आपका प्लान नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका बहुत सा टाइम अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जाने वाला है। और अगर आपका डे प्लान्ड है और उसमें से अगर आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीख गया कि कौन सी चीज़ अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कितना टाइम, अगर हम अपना स्क्रीन टाइम देखें सर, तो हम कितना टाइम अपने फेसबुक और सोशल मीडिया में यूं ही बिता देते हैं रील्स को स्क्रॉल करते हुए। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनप्रोडक्टिव टास्क वी डू एवरी डे। तो अगर चीज़ें प्लान्ड होंगी, हमें पता होगा, हमें समय ही नहीं मिलेगा ना। कितना समय ऐसा होता है, कितना 2-2, 3-3 दिन बीत जाता है बीइंग सो एक्टिव इन सोशल मीडिया, आई एम अनएबल टू रिप्लाई एवरीवन इन सोशल मीडिया बिकॉज नो, हम इंगेज हैं अपनी एक्टिविटी में, हमारा सारा दिन प्लान्ड है, हमारा वीक, हमारा मंथ प्लान्ड है। सो नो, द मैसेज, द बॉटम लाइन इज नोबडी प्लान्स टू फेल बट दोज हु फेल दे फेल टू प्लान। एक साथी हैं मेरे साथ में काम करते हैं, मिस्टर रंजीत केरला से जी। तो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ में नेटवर्क बिल्ड किया। जी सर। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि यार आपने ऐसा अलग क्या किया, बाकी लोग भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया था जी, और वहाँ पे एक हमारे यहाँ कल्चर था कि सुबह तैयार होकर इस समय जाना और इस समय तक घर पे आना है। तो बोले मैंने वही कल्चर यहाँ पे अपनाया। मैं डेली टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे फील्ड में चला जाता हूँ। आने का टाइम ऑफिस से तो मैं जल्दी आ जाता था, फिर भी फिक्स रहता था, आने का मेरा फिक्स नहीं रहता, लेकिन जाने का फिक्स है। और बहुत सारे लोग यही नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है यार किसी का कॉल आएगा तो जाएंगे, थोड़ा इजी मोड में रहते हैं। जी सर। और शायद वो जो क्या बोलते हैं अनुशासनहीनता है, सेल्फ डिसिप्लिन में न रहना है, वो एक बड़ा कारण बन जाता है। लोग काम तो कर रहे हैं, अचीवमेंट नहीं मिलती। सर मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अपने जुनेजा साहब हैं मैन फोर्स के फाउंडर, एंड ही सेड अ ब्यूटीफुल लाइन कि सुबह 8:30 के बाद और रात में 10 के पहले घर में नज़र मत आना। तो उन्होंने ये काम कहते हैं 365 दिन 9 साल लगातार किया, बार बार किया। एंड दैट इज नो, अभी हम देखते हैं कि मैन फोर्स इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी कंपनी है, बट वो ब्रांड बना कैसे, वो इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, वो हम नहीं देखते हैं। तो ये जो रंजीत साहब ने कहा है, बिल्कुल ये उनका सुझाव दी बेस्ट है कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा। तो आपने एक टाइमलाइन दे दी है, एज ए नेटवर्कर आपने कुछ बड़ा करना है तो 8:30 बजे निकल जाइए और 10 बजे से पहले घर मत आइए। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर। एक अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ। जी सर। और इसका आप बखूबी जवाब दे सकते हैं। ओके। उमेश वार्षी का प्रश्न है, सर कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का रोस्ट करते हैं, आप उन लोगों को क्या कहना
चाहेंगे। और ऐसे रोस्ट जब आप देखते हैं, आपको क्या लगता है अंदर से? वो तो उनका रोजगार है ना साहब, वो तो काम करेंगे। वो यूट्यूब अभी, पहले 10 साल पहले यूट्यूब प्रोफेशन नहीं था, अभी यूट्यूब प्रोफेशन है। अब बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ टॉपिक जिससे कि वो वायरल हो सके। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको गर्व होना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं वायरल होने के लिए, कामयाब होने के लिए। दो बात आती है सर, दो तरह के लोग रोस्ट करते हैं जी। एक जिनके हाथ जले हुए, जो कामयाब नहीं हो पाए। तो जो कामयाब नहीं हो पाए उनसे कई बार हम कोई द्वेष भावना रखते हैं कि यार ये बहुत निगेटिव है। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो निगेटिव क्यों है, उसका वो दुखद अनुभव क्यों है, वो क्यों गलत बोल रहा है। उसने खुद कुछ नहीं कर पाया या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो जब हम उसकी मन की स्थिति को समझ पाएंगे तो हमारे अंदर का द्वेष कम होगा। नो, तो एक तो वो है, और एक जो यूट्यूब वाले हैं जिनको आधी अधूरी सी जानकारी है और जो केवल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम का सहारा लेना चाहते हैं। अब सर ऐसे में कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं कि अपलाइन छत पे बैठा हुआ है अनसिविलाइज्ड वे में, और वो लोगों को बोल रहा है कि मैं 5 स्टार होटल से निकल रहा हूं। ठीक है, तो ये तो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, और ये किसी डायरेक्ट सेलर की प्रैक्टिस नहीं है, ये फ्रॉड्स की प्रैक्टिस है। और वो फ्रॉड्स कहाँ, किस प्रोफेशन में नहीं है? नो, तो मेडिकल लाइन में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो अभी क्या हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे क्या? अब हमने पढ़ा था कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपकी किडनी निकाल कर भेज देते हैं, तो अब मैं क्या इलाज कराने नहीं जाऊंगा? वी हैव टू ट्रस्ट। तो अगर हमें कामयाब होना है तो वी हैव टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। वो रोस्ट करने वाले अपना काम कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, आप अपना काम करो प्लान दिखाने का। लेकिन जब प्रॉस्पेक्ट हमको ऐसा वीडियो भेज देता है तो हम दुविधा में फंस जाते हैं कि हम रिएक्ट कैसे करें। तो यहां पे जो हमारा रिस्पॉन्स है ना, इसके ऊपर अंदर सारा पावर है। तो हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है? अगर वीडियो आपको फनी लग रहा है तो आप भी हंस लो, बोलो हाँ कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा भी लोग करते हैं, हाँ करते होंगे, मुझे क्या पता। लेकिन हाँ, हम जिस तरह से करते हैं उस चीज को आके समझना है, तो वी हैव अ वे। लेकिन अब जिसने हमें भेजा, हमने ये माइंड में फिट कर लिया कि अरे यार ये तो निगेटिव है, अब हम इससे बात कैसे करें? तो अब जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है वो मीम काम नहीं कर रहा है, वो रोस्ट काम नहीं कर रहा, हमारा अपना माइंडसेट काम कर रहा है। तो हमें अपने माइंडसेट को हिलाना नहीं है, हमें एंजॉय करना है। क्योंकि गलतियां तो कुछ डायरेक्ट सेलर से भी कहीं पे हुई है। यस। तो हमें उन चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड कुछ चीजें पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है। आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे, आप स्पोर्ट्स में जाएंगे, तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपको रोस्ट करेंगे। तो मैं एक प्रोफेशन को भूल गया, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड यस नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पर आएंगे तो कामयाबी जितनी बड़ी मिलेगी तो उसके लिए रोस्ट भी वैसा मिलेगा, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा रोस्ट का मतलब ये है कि हम एक पावरफुल इंडस्ट्री का पार्ट हैं। एग्जैक्टली सर, आई लव, मतलब व्हेन पीपल पुल माई लेग एंड रोस्ट मी, आई डोंट केयर। गिव देम अ एटीट्यूड ऑफ SRK यार, शाहरुख खान वाला एटीट्यूड दो ना उनको। दैट्स ग्रेट। सिर्फ आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है जब भी आपसे मेरी बातचीत रहती है। जी सर। तो इस एनर्जी का राज क्या है? सर मुझे लगता है कि अध्यात्म का मार्ग मेरे जीवन में जब से आया, मेरी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ गई। मैं 2012 से योग विद्या से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। सूर्य नमस्कार और योग से मेरे दिन की शुरुआत होती है, और इसके बाद 2017 से मैं विपश्यना विद्या से जुड़ा, और हर साल ये प्रयास रहता है कि 10 दिन अपने साथ अपने लिए तो ज़रूर निकालूं जहाँ पर मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, ताकि मैं लोगों की और बेहतर तरीके से मदद कर पाऊँ। विपश्यना का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब अगर एक मेरे जैसा लेमैन व्यक्ति उसके बारे में जानना चाहे कि मैं 10 दिन लगाऊं वहाँ पे, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? सर ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी नहीं जानता है, मैं उसको बोलता हूँ कि हर तरीके के लाभ हैं। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ भी हैं। अब ये लगेगा कि हम 10 दिन विपश्यना जाएंगे, अपना काम धंधा छोड़ के, तो हमारा काम तो डाउन आ जाएगा, या हम कैसे कर पाएंगे? तो हमें ये समझना है कि जीवन कभी नहीं रुकता है और जीवन नहीं रुकेगा। हमें अपने लिए समय निकालना पड़ेगा।
मन अगर हमारे कंट्रोल में है, हमारे बस में है, तो वी कैन डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। और विपश्यना एक ऐसी शुद्ध प्योर टेक्निक है जहां पे आपको केवल मेडिटेशन नहीं, आपको रियल धर्म के बारे में बताया जाता है। तो जैसे धर्म हम शब्द यूज करते हैं तो हम समझते हैं ना संप्रदाय, नो, संप्रदाय एक अलग शब्द है, धर्म एक अलग शब्द है। धर्म का मतलब गुण, स्वभाव। अग्नि का धर्म है, गुण है, स्वभाव है, जलना और जलाना। हिंदू आग दे, मुस्लिम आग दे, सिख दे, हाथ दे, उसमें जो भी हाथ देगा उसका हाथ जलेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो गुण है। तो प्रकृति के नियम को, प्रकृति के गुण को, स्वभाव को, प्रकृति को समझने के लिए, तो जो बाहर प्रकृति है, जो अंदर प्रकृति है, वो एक ही प्रकृति है। इसको अगर जानना है तो मुझे लगता है कि आपको विपश्यना जाना चाहिए। दैट्स ग्रेट। मेरी इच्छा है जाने की, और आप जैसे कई सारे साथी हैं जो जाते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। जी सर। तो देखते हैं जल्दी आपके माध्यम से ही। सर मुझे ऐसा लगता है जी। कि मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। बीइंग अ ट्रेनर, मेरा लोग बोलते हैं आपका काम क्या है, तो मैं आई बिलीव इन ऑब्जर्विंग, नो। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के कुछ प्रारब्ध ऐसे रहते हैं कि वो जो धर्म की विद्या है, प्रकृति की विद्या है, ध्यान साधना है, वो पिछले कई लाइफ से वो कैरी ऑन करते हुए आ रहे हैं। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कभी भी कोई मेडिटेशन के बारे में नहीं बात करते हैं, ना कोई मेडिटेशन में जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ठहराव है, एक कामनेस है। तो लगता है कि उनके अंदर कुछ प्रारब्ध के बीज हैं विपश्यना के या ध्यान के। तो मुझे आपसे भी मिलकर ऐसा ही लगता है, और मुझे लगता है कि आप नहीं भी जाना चाहेंगे तो वो विद्या आपको अपनी तरफ खींच लेगी। दैट्स ग्रेट। और शायद ऊपर वाले ने कुछ कारण ऐसा बनाया कि आज हम लोग इस प्रकार से मिल रहे हैं, तो शायद जल्दी मैं वहाँ पे जाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अंत में सिर्फ मैं आपको ये किताब देना चाहता हूँ जो आजकल अमेजोन पे बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। और पहले भी मैंने आपको गिफ्ट की थी। जी सर। ये एक शानदार किताब है, और जहाँ पे जब हम लोगों को बोलते हैं कि वाई क्लियर करना, तो मैं बोलता हूँ कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपके लिए एक रोड मैप, एक गाइड का काम कर सकती है, और आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लैरिटी की तरफ लेके जा सकती है। देखिए साहब, मैं आपको बोलूँगा कि ट्रेनर हूँ, मेरी रोज़ी रोटी है, ट्रेनर से आप ट्रेनिंग करते रहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये एक अनुभव है। ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए सर? नो, आप किसी व्यक्ति से जो पूरे जीवन में उसने जो मेहनत की, संघर्ष किया, हासिल किया, अगर आपको उसको 2 दिन में जानने का मौका मिल जाए, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती है। और वत्स साहब की ये किताब मेरे लिए इसका टैगलाइन यही है, कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। तो अगर आपको क्लैरिटी के साथ एक बड़ी टीम बनानी है, अच्छा नेटवर्क मार्केटियर बनना है, तो दिस बुक इज़ फॉर यू। दैट्स ग्रेट। इसमें सिर्फ मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी सर। प्रियसिव डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को आप जैसे नैतिक लीडरों की आवश्यकता है। आगे बढ़ें व लाखों लोगों की कामयाबी में योगदान दें। और देखिए, कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग फील्ड में हैं, लेकिन उनका कोई पैरामीटर नहीं रहता है। जी सर। वो क्रिप्टो वाले हैं तो उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। जी सर। कोई ऐसी कंपनी है, उनको मालूम है कि ये लंबे समय तक चलेगी नहीं। जी सर। लेकिन चूंकि उनको पैसा मिल रहा है तो वो उस वजह से उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अनएथिकल इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपके फेस की वजह से, आपके प्रभाव की वजह से अगर कुछ लोग इसलिए जुड़ जाएं कि सिर्फ सर वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसका एक उसके भागीदार हम भी माने जाते हैं उनके साथ अगर कुछ गलत सब हुआ बिल्कुल। और मैं कर्म पे विश्वास रखने वाला इंसान हूँ, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ कैरी ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम ऐसी किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं हो जिसका हमें बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट प्राइसिंग के हिसाब से वैल्यू सही नहीं लग रहा है। तो जितनी चीज़ें हैं जो पैरामीटर गाइडलाइंस, जैसा कि आपने भी हमें समझाया था, निर्देश दिया था, मैं उनका पालन करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आपने मुझे एक और सलाह दी थी, मैं जब भी अपने किसी गुरुजन से मिलता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आज कुछ आप मेरे को सिखा दो या कुछ ज्ञान दो।
तो मुझे याद है कि मैं सर से जब लास्ट टाइम मिला था मैंने सर से यही एक टिप मांगी थी, तो सर ने मेरे को बोला था कि शिव सेल्फलेसली भी कुछ करना होगा, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आपका रोज़गार है, लेकिन सेल्फलेसली आप क्या दे रहे हो। तो आप सब जान सकते हैं, आप देख रहे हैं कि वत्स साहब सेल्फलेसली इस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो सर उसके बाद से हमारा एक कृत है जो हमने अपने रूटीन में जोड़ दिया। मैं और राजेश अग्रवाल सर रिसेंटली कोलैबोरेट भी किए हैं ट्रेनिंग के लिए, और हम सेल्फलेसली हाफ एन आवर इंस्टाग्राम पर लाइव ट्रेनिंग करते हैं every Thursday for 21 episodes. We have now made this commitment, and after your advice मैंने 100 episodes का commitment किया कि 1 minute 1 episode मैं create करूँगा for direct sellers, और जिसमें मैं कोशिश करूँगा संपूर्ण नॉलेज देने की। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी जानकारी दे दूँ, ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे कोर्स खरीदें, मेरे से ट्रेनिंग कराएं। तो सेल्फलेसली मतलब सेल्फलेसली। सो दिस इज़ आपके आशीष के साथ मैंने ये दोनों चीज़ें शुरू की सर। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत आगे लेके जाएंगे इंडस्ट्री को। थैंक यू सो मच, ये आपको समर्पित है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड वर्ड सर। ये बहुत बेशकीमती है, ये कई चेकों से बेशकीमती है ये मंच और ये किताब, और आपके समक्ष आपके साथ बैठना, ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। थैंक यू सो मच वंस अगेन शिव, आप धनबाद से स्पेशली हमारे बीच में आए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे शिव अरोड़ा, ट्रेनर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं, और अच्छे ट्रेनर्स की इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है, सीखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोगों को हम लोग देखते हैं वो आज भी ट्रेनिंग लेते हैं। इवन आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रेनर रखते थे। सो हर फील्ड में ट्रेनिंग की अपनी एक आवश्यकता रहती है। आप किसी भी लेवल पे जाइए, लेकिन सीखते जरूर रहिए। ट्रेनर से सीखिए, किताबों से सीखिए, कहीं से सीखिए। सीखते रहेंगे तो ये तय है आगे बढ़ते रहेंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।